ये जो लेक्चर है देखने का आपको बेनिफिट तब ही होने वाला है जब आप पहले से क्लास में कहीं ना कहीं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। पेपर जो पहले हुए हैं उनमें कई बार देखा गया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एसजीटीज मतलब बिना डाटा चेंज किए एसजीटीज क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाया हूं जो एग्जाम्पलर में तुम सोचोगे अच्छा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा एनसीईआरटी डीप लाइंस में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। बेटा यहां पे यदि किसी को नहीं पता तो बता दूं, एनसीईआरटी डीप लाइंस में हम एनसीईआरटी की उन लाइंस के बारे में बातें करते हैं जहां से सीधा सीधा क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस जो क्वेश्चन सोल्व करने में काफी हेल्प करती हैं, उन सब के बारे में हम ध्यान रखते हैं। लेकिन बेटा मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर है देखने का आपको बेनिफिट तब ही होने वाला है जब आप पहले से क्लास में कहीं ना कहीं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। उसके बाद ही एनसीईआरटी को समझना आसान हो पाएगा। तो करते हैं शुरुआत। लेकिन एक और अपडेट है, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करवा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के भी करवा दीजिए। तो मैंने सोचा और देखा तो हाँ, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे होते हैं। बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर नीट्स में, जेईई मेंस में पूछे गए हैं। पेपर जो पहले हुए हैं उनमें कई बार देखा गया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एसजीटीज मतलब बिना डाटा चेंज किए एसजीटीज क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो बनता ही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी हम यहां करेंगे। लेकिन थोड़ी सी एक बात ध्यान दे लेना, पहले ही बता देता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैं सारे क्वेश्चन यहां नहीं करवाने वाला हूं। उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ सब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ थोड़े से एडवांस लेवल प्रॉब्लम भी होती है, थोड़ी टफ प्रॉब्लम भी होती हैं। ऐसे मत समझना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है। आज आपको पता लग जाएगा जब हम यहाँ पे आज के लेक्चर में जैसे हम थ्योरी वाला पोर्शन कर लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाया हूं जो एग्जाम्पलर में तुम सोचोगे अच्छा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। हाँ, उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, लेकिन वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे, इसलिए मैं वो डिस्कस यहां नहीं करूंगा। यदि आप एडवांस की बात होती तो कुछ बात अलग थी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। तो बेसिकली आज हम थ्योरी पे बढ़ेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। करते हैं स्टार्ट बेटा। सबसे पहले थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा सा निपटा लेते हैं। देखिए यहां पे लास्ट लेक्चर में हम यहां तक कवर कर चुके थे। ठीक है, हम ग्राफ देख चुके थे, ग्राफ के बेसिस पे इन्होंने चीजें बताई थी। हमें पता होना चाहिए कि एक्सटी ग्राफ जो होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, उसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, और ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया भी हम काम में लेते हैं, वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। उसके बाद में हम ये देखो कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस है काइनेमेटिक्स की, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लगाते हैं। जैसा कि मैंने कहा आप सभी लोगों ने पढ़ी होंगी, ये तो 9th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उनको डेराइव कर रखा है। देखो मैं नहीं चाहता कि फालतू में ये डेरिवेशंस में तुम अपना समय खराब करो, क्योंकि ये तुम्हारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ कहानी है इन्होंने करके और कुछ डेरिवेशन से फॉर्मूले निकाल रखे हैं। बस हमें सिर्फ वो फॉर्मूले याद करने हैं, सिर्फ हमें वो फॉर्मूले याद करने हैं। क्या क्या फॉर्मूले? एक तो देखो हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हम खूब काम में लेते हैं, जानते हैं। इसको कहां से आया उससे ज्यादा मतलब नहीं है। इसके बाद एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसने s को x बोला है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां ये u को v नोट से लिखा हुआ है। एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रखा है, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये सारे फॉर्मूले जो हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही लगाए जाते हैं। बाकी इसमें और ज्यादा कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक उसके बाद ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं 2as, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले थे, ये हमने याद हैं, इनके डेरिवेशंस कर रखे हैं। दो तरीके से डेराइव कर रखा है कि डिफरेंशिएशन का यूज करके करो, ग्राफिकल मेथड का यूज करके करो, ऐसे करो। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एक बार जस्ट ए सेकेंड, आई थिंक विजिबल है। हाँ ओके, चलो इसके बाद देखो ये इसने मैथमेटिकल तरीके से डिफरेंशिएशन से इसको प्रूव करवा रहा है। ये क्वेश्चन अपने कोई काम के नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं।
अपने जो काम का है मैंने यहां पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है, टेंशन ना लें। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन है, देखो जस्ट एक बार देख लेते हैं। इधर आ जाइए, ये रहा। ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कुछ हाई राइज बिल्डिंग है, वहां से ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। जहां से फेंका गया है वहां 25 मीटर हाइट है और 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। ठीक है। हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितना ऊपर तक जाएगी। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, टाइम भी पूछा है। तो देखो जल्दी से एक बार सोल्व कर लेते हैं। इधर देखो, एक बॉल को किसी हाइट से फेंका गया है, किसी हाइट से फेंका गया है। कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल्स का। और ये हाइट थी 25 मीटर। तो कुछ फॉर्मूले बेटा याद होंगे। एक फॉर्मूला होता है कि एक बॉल को यदि हम यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसके ऊपर जो हाइट गेन करता है, ये वाला जो हाइट है, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर बाई 2g, ये हमें याद होना चाहिए। तो यहां से देखो ये पार्टिकल यहां से और ऊपर तक जाएगा और लौट के वापस आएगा। तो हम ये जो एच मैक्सिमम है यहां से ये हाइट लगा देंगे, इसको हम h1 बोल देते हैं, h1। तो ये h1 जो होगा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। यू हो गया 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, जी को 10 ले लेते हैं तो 20 एक 20 से कैंसिल हो जाएगा तो 20 मीटर ये हो जाएगा। तो टोटल हाइट जो है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो 25 मीटर पे पहले से था, 20 मीटर और गया, यहां से 45 मीटर हाइट आ जाएगा। एनसीईआरटी में उसको पता नहीं क्या क्या तरीके से, थोड़ा एक अजीब से तरीके से करता है। आप देख सकते हैं इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो थोड़े से अजीब से तरीके से होते हैं। y माइनस वाई नोट मान रहा है, फलाना दिखना कर करा के फाइनली आंसर निकाला इसने, ठीक है। बट हमें उससे मतलब नहीं है। बाकी हमें जो तरीका है जो हमने क्लास में पढ़े हैं वो ही तरीके यहां पे हमें लगाने हैं। इसके बाद दूसरा था टाइम का, टाइम निकालना था। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम के लिए क्या करेंगे, लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो जब ये इक्वेशंस लगाते हैं तो यहां डायरेक्शन अज्यूम करते हैं, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन को नॉर्मली पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है नीचे की तरफ तो वो निगेटिव आता है। तो हम यहां से एक बॉल को फेंक रहे हैं तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव का है, और फाइनली पार्टिकल जाके यहां हिट करेगा। तो देखो फाइनल जो है पोजीशन वो इनिशियल पोजीशन के नीचे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का फाइनली निगेटिव का होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहां बस ये ही गलती करता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट को 25 लिख देता है, यहां -25 होगा। यू कितना हो गया 20 इंटू टी निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन होगा माइनस का 10 माइनस जी, माइनस क्यों नीचे की तरफ है, इंटू टी स्क्वायर रख दो। तो उसको सोल्व कर लेते हैं। -25 इज इक्वल टू 20t, और यह आ जाएगा -5t स्क्वायर, तो उधर जाएगा प्लस में 5t स्क्वायर माइनस 20t -25 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेके हटा दो, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य मेथड लगा दो तो आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा प्लस 5 चौक 20 अपॉन 2a हो जाएगा 2। अब देखो माइनस तो हो नहीं सकता, यहां पे ये माइनस तो चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि निगेटिव टाइम तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आ जाएगा 16 20 30 36 6 4 10 बटे 2, 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। 5 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है नीट में बिल्कुल पूछा जा सकता है, नो डाउट हमें काम करना आना चाहिए। देखो इसने भी सोल्व करके फाइनली 5 सेकेंड ही निकाला है। तो सिंपल सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सीधा यू स्क्वायर बाई 2g उस लेवल से ऊपर की हाइट बताएगा, और उस लेवल जहां से फेंका गया है वो तो हम ग्राउंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ये फ्री फॉल वाले केस को डिस्कस कर रहा है।
फ्री फॉल वाले केस में किसी हाइट से पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो बेटा हमें एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए हमेशा। जब हम किसी हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो रिलीज करने के टी टाइम बाद उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर होता है, रिलीज करेंगे उस केस में, रिलीज करने के टी टाइम बाद। एक फॉर्मूला होता है किसी हाइट से जब हम एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम जो होता है ये √2h/g होता है। ये फॉर्मूला भी काफी काम का है, ये सारे पढ़ाए जाते हैं, यहां पे ये बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, लेकिन काम की बातें चलो इस पे कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां से जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये 3 ग्राफ है। देखो ये ग्राफ काम के हैं बेटा। जब हम किसी हाइट से पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो ऐसे ग्राफ क्यों एग्जाम में पूछ सकता है। वो कहेगा कि हाइट से पार्टिकल को रिलीज कर दिया, एटी ग्राफ ड्रॉ करो, वीटी ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो, तो कैसे करेंगे। तो देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो माइनस का निगेटिव में प्लॉट किया गया है। निगेटिव क्यों ले रहा है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके ग्राफ बनाया गया है। इसने डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी ली है, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, तो इसलिए निगेटिव में बनाया गया है और कांस्टेंट है। ये 80 ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा वीटी ग्राफ बनाया, ये भी निगेटिव में है, क्योंकि जब हम हाइट से रिलीज करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो वीटी ग्राफ भी निगेटिव में आएगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, क्योंकि बेटा याद हो तो फॉर्मूला होता है v = u + at। u तो हो जाएगा 0 और a हो जाएगा माइनस का g × t, तो यहां से -gt एक स्ट्रेट लाइन है। देखो y = -gt एक स्ट्रेट लाइन है, निगेटिव स्लोप जिसका g स्लोप है। तो इसका जो स्लोप है ना बेटा, वीटी ग्राफ का स्लोप, वो एक्सेलरेशन बताता है, तो माइनस का g आ रहा है, माइनस का g। निगेटिव में बनाने का रीजन सिंपल सा है, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी याद रखना चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो वीटी ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और रेस्ट से छोड़ा है तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है। इसके बाद देखो तीसरा ग्राफ ये है एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। यहां एक्स ना बोल के इसने वाई बोल दिया, क्योंकि वर्टिकल में वाई ले रखा है इसने। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ देखो, जहां से पॉइंट छोड़ा है, जहां से हाइट से छोड़ा है, उसको लिया इसने 0 डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल जा रहा है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा निगेटिव, तो इसने देखो निगेटिव में ग्राफ बनाया इसने, इसको भी सारे ग्राफ निगेटिव में बनाए। यदि इसको नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता तो ये तीनों के तीनों ग्राफ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते, और निगेटिव लिया है तो सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और बाकी कोई चेंज नहीं होता। तो ये यहां पे ऐसा ग्राफ है। यदि इसको इक्वेशन से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट y = ut + ½ at² होगा। डिस्प्लेसमेंट को ये y से लिख रहा है, ut 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू माइनस का g × t²। तो देखो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड आ रहा है, t² है तो पैराबोला होगा, और माइनस का कोफिशिएंट है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है। तो ये जो तीनों वेरिएशन हैं ये काम के हैं। सीधे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, सीधे ग्राफ यहां से पूछे जा सकते हैं। ये तीनों ग्राफ तो हमें याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद ये गैलीलियो रेशियो है, लॉ ऑफ ओड नंबर, सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं बेटा। यदि हम किसी पार्टिकल को रेस्ट से, हम ये तो नॉर्मली सबके लिए होता है कि मान लो एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल का जो रेशियो होगा वो 1, 3, 5, 7, 9 ओड नंबर में चलता है। लेकिन दो कंडीशन है, एक रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए और दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब ये रेशियो लगेगा। इक्वल टाइम इंटरवल, और वो टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 1-1 सेकंड भी हो सकता है, 1-1 मिनट भी हो सकता है, 1-1 मिली सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2-2 सेकंड भी हो सकता है, 5-5 सेकंड भी हो सकता है, बट इक्वल होना चाहिए। तो डिस्टेंस का रेशियो 1:3:5 ये आएगा। तो इसने क्या कर रखा है, इसको पूरा प्रूव कर रखा है, इस चीज को गैलीलियो जो रेशियो है इसको निकाल के दिखा रखा है कि कोई एक टाइम इंटरवल टो लिया, उसके लिए टेबल बनाया, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था हाफ GT², तो टो के लिए निकाला, 2 टो के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, अलग अलग निकाला। फिर बोला कि देखो इस इंटरवल में कितना चला, तो ये इसको इसने बोल दिया y0, तो ये हो गया टोटल इसका 4 गुना, 9 गुना, 16 गुना, ये डिस्टेंस ट्रेवल टोटल हो गया 2t टाइम में, 3t टाइम में, 4t टाइम में।
तो इस दौरान कितना चला, ये यहां से यहां वाई नोट चला, यहां से यहां 3 वाई नोट चला, यहां से यहां 5 वाई नोट चला, यहां से यहां 7 वाई नोट चला। तो देखो बोला कि ये जो रेशियो है 1 3 5 7 9 11 ओड नंबर में आ रहा है। इसको गैलीलियो रेशियो बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले फ्री फॉल वाली सिचुएशंस को अच्छे से एनालाइज गैलीलियो ने किया था। ठीक है, इसलिए इसको गैलीलियो रेशियो बोलते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में हमें बता रखी हैं। इसके अलावा एक चीज और थोड़ा सा मेंशन कर रखा है रिएक्शन टाइम के बारे में। मैं बता देता हूं बेटा, रिएक्शन टाइम क्या होता है। एक्चुअल में हम किसी भी चीज को देखते हैं और उसके लिए रिएक्ट करते हैं, तो उसके बीच में एक टाइम डिले होता है। मतलब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से सामने कोई जानवर आ जाए या कोई बच्चा आ जाए या कोई गड्ढा आ जाए, तो अचानक से हमें एकदम से हम ब्रेक लगाते हैं, लेकिन तुरंत से नहीं लगा पाते। जैसे हम कोई चीजें देखते हैं ना, देखने के बाद हम आंखों से उनको देखा, वो ब्रेन में सिग्नल जाएगा, वो सिग्नल जाएगा कि यार सामने कुछ अचानक से आ गया। फिर वो ब्रेन उसको एनालाइज करके एक सिग्नल भेजेगा कि पैर पे सिग्नल भेजो, तू गाड़ी चला रहा है, पैर पे सिग्नल जाना चाहिए और ब्रेक दबा दे। तो फिर वो पैर को सिग्नल भेजेगा, पैर उस पर ब्रेक दबाएगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो ये सिर्फ तब लगता है जब हम सडन चीजें देखते हैं और उसके लिए रिएक्ट करते हैं। जैसे सामने से तुम्हारे पास अचानक से कोई बॉल फेंक दे, तो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा नजदीक से फेंका तो लग जाती है, बल्कि हम देख रहे हैं उस बॉल को, फिर भी हम उसको पकड़ नहीं पाते, उसके लिए रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला। वहीं यदि टाइम मिल गया तो उसके लिए रिएक्ट करके उसको आगे से पकड़ लेंगे, हट जाएंगे साइड से। सामने से कोई बुलेट फायर कर दिया, नहीं हट पाते हैं, क्योंकि रिएक्शन टाइम से जल्दी अटैक हो जाता है, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, बॉडी को साइड में मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि रिएक्शन टाइम को इजीली समझा जा सकता है। कैसे? वो कह रहा है कि एक काम करो ऐसे, एक कोई भी पेज ले लो, या ये स्केल ले रहा है, स्केल के यहां पे 0 के सामने या अपने आप फिंगर को रख लो, और दूसरे बंदे को ये स्केल पकड़ा दो, और तुम अपना हाथ यहां रखो। अब तुम देखो कि कब वो स्केल को छोड़ रहा है, और तुम यहां पे एक पॉइंट बना लो कि भाई ये मैं यहां से डिस्टेंस ट्रेवल ले रहा हूं, और वो छोड़ेगा, फिर थोड़ा नीचे जाने के बाद तुम पकड़ोगे। ये तो मैं जल्दी पकड़ पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं खुद ही छोड़ रहा हूं, खुद ही पकड़ रहा हूं। तुम्हें खुद से नहीं पकड़ना है, क्योंकि तुम खुद से पकड़ के छोड़ोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम कब छोड़ने वाले हो, तुम तुरंत उसके लिए रिएक्ट कर लोगे, सडन इंसिडेंट नहीं है। तो दूसरे को पकड़ाओ, तो अब तुम बुक को देख रहे हो, वो छोड़ेगा, तब तुम बुक को पकड़ोगे, तो छोड़ेगा, और तब तक वो एक डिस्टेंस चल चुकी होगी, और ये डिस्टेंस हाफ GT² के बराबर कर देना। क्योंकि हमने क्या बोला, किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो टी टाइम में कितना चलता है, हाफ GT²। तो ये डिस्टेंस तुम मेजर कर लोगे। मान लो तुम्हारा डिस्टेंस आया 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो भी आया। इसने कर रखा था, इसका डिस्टेंस आया था कितना, 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने के बाद पकड़ा था। तो उसने उससे टाइम निकाला, तो लगभग 0.2 सेकेंड आया। तो एक नॉर्मल आदमी का जो रिएक्शन टाइम है लगभग 0.18 सेकेंड के आसपास आता है, 0.2। लेकिन बेटा क्वेश्चंस में इसको सिर्फ और सिर्फ तब ही यूज करना है जब मेंशन करे कि रिएक्शन टाइम ये है और वो सडन इंसिडेंट है, तो ही इसको यूज करना है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना है। जब तक वो अच्छे से मेंशन नहीं करता है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद समरी है। समरी में ये ही सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं दोनों लेक्चर्स में, उसी को बता रखा है कि वेलोसिटी को dx/dt से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को ΔV/ΔT या dV/dt से लिखते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये इनके बारे में सब चीजें, फॉर्मूला, यूनिट और इन सब के बारे में बता रखा है। ठीक है ना। लेकिन इसका ये जो है पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये काम की चीजें होती हैं एनसीईआरटी में, हर एक चैप्टर का ये तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो ये पढ़ने हैं। इनमें भी जो बहुत ज्यादा काम के हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने समझ में आ जाएंगे। जो बहुत ज्यादा काम के पॉइंट्स थे, मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला पॉइंट तो देखो, आप पढ़ लो कि ओरिजिन सेलेक्ट करना, डायरेक्शन सेलेक्ट करना, वो अपनी चॉइस होती है। हम कहीं भी ओरिजिन मान लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। उसके हिसाब से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव या निगेटिव कंसीडर किया जाता है। जैसे हम ऊपर की तरफ मान लो बॉल को फेंका, तो हम बोलते थे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आ जाएगी इनिशियल। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो निगेटिव आ जाएगा। पार्टिकल मान लो यहां से ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जाएगा। पार्टिकल यहां से नीचे निकल गया तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ जाएगा। तो उनके साइन उसी के हिसाब से चूज किए जाते हैं। अब देखो कुछ बातें बोल रहा है
इफ ए पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, देखो क्वेश्चंस यहां से बनता है। अब देखो काम की बातें बहुत ज्यादा, थोड़ी डीप मीनिंग बातें हैं। बोल रहा है इफ ए पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, यदि एक पार्टिकल स्पीड बढ़ा रहा है। आई थिंक तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको कोशिश करता हूं चेंज करने की, यदि हो जाए तो। जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड रुको भाई, यहां से इसको, ये तो होगा नहीं अब, है ना, ये तो होगा नहीं। एक काम करते हैं, इसको इरेज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इरेज तो हो गया, ठीक है ना, अब दिखाई दे रहा है तुम्हें? इसको मैं एक काम करता हूँ, हाईलाइट ऐसे करे तो, हाँ अब दिखेगा, ठीक है। येलो कलर से कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपने बुक में भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से, अरे हो जाए यार, अच्छा ये देखो यहां से यहां तक, ठीक है। बोल रहा है इफ ए पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, यदि एक पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, यदि एक पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। इफ ए पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसा तभी होता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। अच्छी बात है, सही बात बोल रहा है। यदि मान लो एक बस चल रही है, उधर ही उसको धक्का मारेंगे तब उसकी स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। यदि धक्का तुम उसके अपोजिट मारने लग जाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, घटेगी। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। सही बात है, उल्टा धक्का मारोगे तो घटेगी। दिस स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड द एक्सिस। तुम किधर ओरिजिन कहां ओरिजिन मानते हो, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, किसको निगेटिव मानते हो, उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब एक्सेलरेशन, कुछ ऐसे सोचते हैं एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव होता है तो स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो स्पीड घटती है। ऐसा जरूरी नहीं है। स्पीड का बढ़ना या घटना डिपेंड करता है कि तुम्हारे केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कहां ओरिजिन माना है, कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसका साइन क्या है, बट उससे मतलब नहीं है। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में स्पीड बढ़ेगी, और दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो स्पीड घटेगी। हमेशा के लिए स्टेटमेंट ये ध्यान रखना चाहिए। साइन कन्वेंशन पे कोई फर्क इस बात का नहीं पड़ेगा। आगे बोल भी रहा है, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट टेल अस वेदर द पार्टिकल स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो, एक्सेलरेशन का साइन नहीं बताता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, नहीं बताता है। वो बताएगा कैसे, दोनों सेम में है या अपोजिट में है, उससे पता चलता है। द साइन ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब हम जैसे मान लो इधर को पॉजिटिव बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन इधर है तो उसको पॉजिटिव का बोल देते हैं, इधर है तो निगेटिव का बोल देते हैं। यदि हमने एक्सेलरेशन को इधर पॉजिटिव ना बोल के इधर बोल दिया होता तो सब उल्टे हो जाएंगे साइन। तो उससे स्पीड पे थोड़ा ना फर्क पड़ेगा कि यार मैंने इधर पॉजिटिव माना तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ने लग गई, मैंने इधर पॉजिटिव माना तो घटने लगे। ऐसा नहीं होता। पार्टिकल की स्पीड बढ़नी है तो बढ़नी है, और वो कब बढ़ेगी, जिधर जब वो चल रहा है उधर ही यदि कोई फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा, एक्सेलरेशन देगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, उसी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है एग्जाम्पल के साथ। अब देखो नेक्स्ट, द जीरो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। इसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, ठीक है ना। जीरो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट डज नॉट इंप्लाई जीरो एक्सेलरेशन। मतलब किसी मोमेंट पे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, इट डजंट मीन कि एक्सेलरेशन जीरो है। हो सकता है जीरो हो सकता है जीरो ना हो। जैसे हम एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाकर के जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लग रहा है। तो वेलोसिटी का जीरो होना एक्सेलरेशन के जीरो होने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी एक इंटरवल के दौरान जीरो थी, मतलब मैंने देखा कि पहले 2 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी, जब एक इंटरवल में जीरो होती है तो फिर हम कहेंगे कि हां
इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, अदरवाइज तो वेलोसिटी आ जाती। ठीक है ना, दोनों चीजें अलग है। इंटरवल में 0 होना अलग चीज है, किसी एक इंस्टेंट पे 0 होना अलग चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल से उसको समझाया गया है। In the kinematics equation of motion, the various quantity are algebraic. If they may be positive, negative. बोल रहा है देखो, हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सिंपल पढ़ते हैं, वेक्टर नहीं लगाते। एक्चुअल में मोशन इन वन डायमेंशन में हम वेक्टर का यूज नहीं करते हैं। जो भी सारा काम है वो हम प्लस माइनस से काम चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरी निगेटिव। मैं बोलता हूं वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, या मैं बोलता हूं वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड, हम समझ जाते हैं 2 मतलब प्लस डायरेक्शन में है और -2 मतलब माइनस डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां पे एक ही डायरेक्शन है, एक ही लाइन है। ठीक है, तो सिंपल प्लस माइनस साइन के साथ लेंगे और उनको इक्वेशंस में रख देंगे। जैसे v पॉजिटिव पॉजिटिव रख देंगे, निगेटिव निगेटिव रख देंगे, कैलकुलेशन में प्लस माइनस जो भी होना हो जाएगा, अलजेब्रिक सम करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन के बारे में बता रखा है। वेक्टर का यहां रोल हम नहीं लाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द डेफिनेशंस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एग्जैक्ट एंड आर ऑलवेज करेक्ट व्हाइल काइनेमेटिक इक्वेशन आर ट्रू ओनली फॉर मोशन। बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एग्जैक्ट एंड ऑलवेज करेक्ट। अच्छा, व्हाइल द काइनेमेटिक्स इक्वेशन आर ट्रू ओनली व्हेन मोशन इन विच the magnitude and direction of acceleration are constant during course of motion। देखो, बोल रहा है कि यार देखो, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पड़ी थी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यह हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले या ना चले, हमेशा वैलिड है, किधर भी चले, किधर भी पॉजिटिव मानो। लेकिन तुमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशंस पड़ी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अदरवाइज फिर ये वैलिड नहीं होंगे। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके उनको सोल्व करना पड़ता है। ये बात बोल रहा है। ठीक है, हम जानते हैं ये बात तो। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां क्वेश्चंस की बात आ गई, तो क्वेश्चंस हम अलग से लेके आए ताकि व्हाइट बैकग्राउंड में ना रहें। आ जाओ, यहां से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था भाई, उम्मीद है करके लाए होगे। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, कहा था कि एक बार करके लाना, इसको सोच के आना क्या होगा। बताओ क्या आंसर आएगा। ए ड्रंक वॉकिंग in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, follow again by 5 steps forward, 3 steps backward and so on। बार बार उसी को रिपीट कर रहा है। each step is 1 meter long and require 1 second। plot xt graph of his motion। xt ग्राफ प्लॉट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में प्लॉट कर देते हैं लो भाई, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, xt ग्राफ, xt ग्राफ। ठीक है ना, और 1 सेकंड में 1 स्टेप लेता है। ठीक है, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड 1 सेकंड। ठीक है, अब यार इसने बताया नहीं कि कैसा एक्चुअल में यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। हम नॉन यूनिफॉर्म सा मान लेते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं। तो देखो क्या है कि 5 स्टेप आगे लेगा, तो पहला 5 स्टेप आगे लेगा, 1 स्टेप 1 सेकंड में लेगा, तो 5 सेकंड में 5 स्टेप ले लेगा। यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी मानेंगे तो ऐसा, अदरवाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ये। अदरवाइज 1 2 3 एकदम से स्टेप लेगा तो ऐसे बनाने पड़ेंगे 5 स्टेप। बट हम कांस्टेंट वेलोसिटी मान रहे हैं कि 1 2 3 ऐसे वो लगातार आगे बढ़ रहा है, तो पोजीशन जो है 5 स्टेप आगे चला। अब क्या होगा, अगले 2 सेकंड वो पीछे आएगा, 3 सेकंड 3 स्टेप पीछे आएगा, तो अगले 3 सेकंड में पीछे आएगा, यहां से पीछे आ जाएगा, 3 सेकंड यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव वो कितना चल जाएगा, 2 मीटर चल जाएगा। फिर वो आगे जाएगा 5 सेकंड, फिर वो 2 पीछे आएगा, फिर वो 5 जाएगा, फिर 2 पीछे आएगा। इस तरीके से एक्सटी ग्राफ होगा। बट ये तो सब्जेक्टिव का पार्ट हो गया, हमें तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, दूसरा पार्ट हम सोल्व करने वाले हैं। ग्राफ से हमें कोई मतलब नहीं है।
डिटरमाइन ग्राफिकली, एंड ग्राफिकली नहीं डिटरमाइन करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंक टेक टू फॉल इन ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। बोल रहा 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, तो उसमें गिरने से पहले कितने स्टेप लेगा, वो हमें कितना डिस्टेंस चलेगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखो इसका तरीका क्या होता है। यहां से चलना स्टार्ट हुआ है, ये पहला कदम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझने के लिए सारे बना देता हूं अभी, 10 11 12 और ये गड्ढा है 13 पे, ठीक है, यहां हो गया। अब देखो इसको करने का एक तरीका बताता हूं, फिक्स मेथड, और ध्यान रखना। आदमी जो है 5 कदम लगातार आगे बढ़ता है, तो हम सबसे पहले सेफ पॉइंट निकालेंगे। सेफ पॉइंट क्या होता है? सेफ पॉइंट होता है कि यदि मान लो आदमी लगातार 5 चले, तो गड्ढे से कितना डिस्टेंस पहले तक वो सेफ रहेगा। तो देखो एक टोटल 13 मीटर आगे गड्ढा है, लगातार वो 5 चल रहा है, तो टोटल स्टेप में से वो कदम माइनस कर दो जो लगातार एक बार में वो लेता है आगे। तो एक बार में कितना आगे चलता है? 5, माइनस कर दो। तो 8 मीटर जो डिस्टेंस है, 8 मीटर की जो डिस्टेंस है, वो एक ऐसी डिस्टेंस है जहां वो सेफ है। मतलब ये सेफ रीजन है, सेफ। इसके उधर वाला जो रीजन है ये सेफ है, इधर खतरा है, उधर सेफ है, इधर की तरफ क्या है? खतरा है। तो यहां तक तो आराम से घुमा फिरा के ले आओ, इसके आगे हमें हमेशा काउंट ही करना है। अब इसके पीछे कभी भी मान लो यहां है, लगातार 5 चलेगा तो गिरेगा नहीं, यहां है लगातार 5 चलेगा तो गिरेगा नहीं, मतलब इससे पहले जब भी जहां भी होगा उसके गिरने के चांसेस नहीं है। अच्छा, सेफ पॉइंट आ गया। कैसे? टोटल जो डिस्टेंस थे उसमें से एक बार में आगे चलने वाले कदम माइनस कर दिए, ये सेफ पॉइंट आ गया। अब वो क्या करता है, ध्यान से समझना, 5 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे जाता है, 5 आगे और 3 पीछे, 3 बैकवर्ड। तो टोटल कितने चले? टोटल कितना चला? टोटल स्टेप, टोटल कदम कितने चले? 8 कदम चले। लेकिन इफेक्टिव कितना हुआ? इफेक्टिव कितना आगे बढ़ा? इफेक्टिव वो 2 कदम आगे बढ़ा। अरे 5 चल के 3 पीछे चला गया तो इफेक्टिवली 2 ही बढ़ा। तो मतलब वो ये 2 कदम बढ़ने में 8 स्टेप ले लेगा। पहले 2 कदम चलने में 8 लेगा, अगले 2 में फिर 8 लेगा, अगले 2 में फिर 8 लेगा, और अगले 2 में फिर 8 कदम लेगा। तो ऐसे 2-2 के 4 बार ऐसा कर चुका होगा, 4 बार, और हर बार उसने 8-8 कदम चले होंगे हर 2 में। तो 8 चौक 32 तो ये हो गए, 32 कदम तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हो गए। इसके आगे हमेशा हम काउंट करेंगे। कैसे? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, और जैसे ही 5वां कदम लेगा वो गिर जाएगा, ठीक है। तो टोटल 5 इसमें और ऐड कर दूंगा, 8 चौक 32 और 5 37, टोटल 37 स्टेप, 37th स्टेप ऐसा होगा जब वो गिर जाएगा, ठीक है ना। 37, और वो भी लेना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात। 37th वाला स्टेप जब तक वो नहीं लेगा तब तक वो नहीं गिरेगा। तो टोटल 37 के बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग? हर सेकंड 1 सेकंड, 37 स्टेप, हर स्टेप 1 सेकंड का, तो 37 सेकंड हो जाएगा। 37 सेकंड पे वो गिर चुका होगा गड्ढे के अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हम बात करते हैं। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जस्ट मैंने लिया है आप लोगों के रेफरेंस के लिए, आप एक बार देख लेना। इसमें क्या करवा रहा है, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस, पाथ लेंथ होती है डिस्टेंस, पाथ लेंथ होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। तो जल्दी से सोचो, जस्ट वीडियो को पॉज करो और सोचो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। वो दोनों के डिफरेंस को आप एक बार बस सोच लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर, दोनों का यूनिट तो सेम ही है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। एक होता है टोटल पाथ लेंथ,
एक डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की। पाथ डिस्टेंस निकालने के लिए पाथ क्या पता होना चाहिए कि पाथ क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाथ पता होना जरूरी नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है कि डिस्टेंस जो है वो मोस्टली ज्यादा होती है या कम से कम बराबर हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। मतलब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ी होगी या कम से कम बराबर हो सकती है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस एक बार जो चल ली वो कभी घट नहीं सकती। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये कुछ डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। सेकंड पार्ट में वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में यही डिफरेंसेस पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस थे वो यहां भी हैं। लाइक ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बढ़ और घट दोनों सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं घट सकती बट टाइम तो बढ़ सकता है ना। एक पार्टिकल पहले कुछ डिस्टेंस चले और फिर सो जाए तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रही, तो एवरेज स्पीड उस केस में क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो घट बढ़ सकते हैं दोनों। लेकिन हाँ, इक्वल टाइम के लिए यदि देखा जाए तो डिस्टेंस नॉर्मली बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड बड़ी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, यही सब बातें इसमें पूछा हुआ था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन कहीं भी स्टेटमेंट बन के कुछ भी क्वेश्चंस में आ सकता है। अब चलते हैं थोड़े से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन यहां पे आंसर मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ट्रू फॉल्स वाला है। इसके ऑप्शन भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नीट में आएगा तो ऑप्शन बना के दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा, पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा सही, ऐसे बना के दे देगा और क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप पॉज करें और सोचें, और मैं देखता हूं कि कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। सोचें, देखो सोचो इसमें क्या आंसर होगा, पॉज करके देखो। बोल रहा है पहला, पहले ध्यान से सुनना, ट्रू और फॉल्स बताना है। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, ये ध्यान देने वाली बात है। हम जो बात कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे यदि पार्टिकल की स्पीड जीरो है, मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। बिल्कुल रख सकता है। पार्टिकल को ऊपर फेंका एक स्ट्रेट लाइन में, मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड जीरो हो जाती है बट एक्सेलरेशन तो होता है। तो ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है, ये टी है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। बेटा बता दूं, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी 5 है या -5 है, दोनों ही केस में स्पीड 5 है। ठीक है ना, तो यदि स्पीड जीरो है तो फिर वेलोसिटी नॉन जीरो कैसे हो पाएगी? ये तो गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। ये देखो, विद कांस्टेंट स्पीड, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होना ही चाहिए, मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है गलत है, लेकिन एक्चुअल में ये स्टेटमेंट सही है, सही स्टेटमेंट है। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होना ही पड़ेगा इन वन डायमेंशनल मोशन। फॉर वन डायमेंशनल मोशन में ये सही है, लेकिन यदि हम बात करें इन जनरल तो फिर जरूरी नहीं है। क्यों?
क्योंकि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बिल्कुल, बिना नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड कांस्टेंट और नॉन जीरो एक्सेलरेशन रख सकता है। लेकिन यहां जब एक लाइन पे चल रहा है और स्पीड कांस्टेंट है तो उसको जीरो एक्सेलरेशन रखना ही पड़ेगा। यदि एक्सेलरेशन कुछ हुआ तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती एक स्ट्रेट लाइन पे। एक लाइन पर जब वो चलता है और कुछ एक्सेलरेशन है तो स्पीड चेंज होगी। लेकिन यहां यदि पार्टिकल इस पे चलता है तो कांस्टेंट स्पीड होते हुए भी पार्टिकल एक्सेलरेशन रख सकता है, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ये वन डायमेंशनल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। with positive value of acceleration must be speeding up, with positive value of acceleration must be speeding, यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड अप होगा। अभी क्या स्टेटमेंट देखा, कैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाया हुआ क्वेश्चन है। अभी उसने बोला था कि स्पीड का बढ़ना या घटना एक्सेलरेशन के पॉजिटिव निगेटिव पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बना देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्पीड के बढ़ने के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग एक कमेंट करेंगे जिसमें बताएंगे कि क्या तुम्हारा ये आंसर तुमने सही सोचा था या गलत सोचा था। गलत सोचा था तो लिखो कौन सा तुमने गलत सोच लिया था, जल्दी से कौन सा तुमने गलत सोच लिया था, ठीक है। एक बेटा अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले एक क्वेश्चन एक्चुअल में मैं डिस्कस कर रहा था, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था एक्चुअल में। मैं जस्ट एक बच्चे का डाउट था, कमेंट में मैंने डाउट देखा था, मैं डाउट बता देता हूं उस बच्चे का। उसने कहा था कि सर जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो यहां तो सर ये निगेटिव में है, स्पीड तो निगेटिव होती ही नहीं है। बेटा ध्यान से देखो, ये ग्राफ स्पीड का नहीं है, ये पोजीशन का है, ठीक है। और यहां पार्टिकल जो है इसके पास वेलोसिटी निगेटिव है, बट स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी ना। मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है। जैसे मान लो ये -10 से -20 पे गया, तो -10 मतलब -x डायरेक्शन में 10 मीटर गया, तो डिस्टेंस तो 10 होगा ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो एवरेज स्पीड आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि वो कभी निगेटिव नहीं आ सकती। हम डिस्टेंस लेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस मतलब ये वाली लेंथ, उसका एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। किसी का डाउट था इसलिए बताया। वापस आ जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए भाई, क्या आएगा। देखो, अमंग द 4 ग्राफ देयर इज ओनली 1 ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल कैन वेनिश फॉर ए सुटेबल टाइम चूजन टाइम। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी वेनिश, इसका क्या मतलब होता है। वेनिश मतलब ऐसे समझो जीरो हो जाए। ये चाहता है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए। ये तब पॉसिबल है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट जीरो। आंसर कमेंट में लिख, आंसर कमेंट में लिख, जल्दी से आंसर कमेंट में लिख, ताकि देख कामचोरी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस तुम्हें सोल्व करने हैं, ये बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, छाट छाट के लाया हूं, मेहनत होती है इसके पीछे बहुत ज्यादा। ऐसा ही मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं लाते जो बन ही नहीं सकते नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का सेम होना, ठीक है। क्या दो टाइम पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। पहले में देखते हैं, देखो इनिशियल ये है, कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जब फाइनली वापस से इसी पोजीशन पे आया वो पार्टिकल। देखो इनिशियल पोजीशन और किसी टाइम टी पर पोजीशन सेम है ही नहीं, देखो कहीं भी सेम नहीं है। इसमें जो इनिशियल पोजीशन है वैसी पोजीशन दोबारा कभी आई नहीं। इसमें जो इनिशियल पोजीशन है वो दोबारा कभी उस पोजीशन पे आया ही नहीं। इसमें
जो इनिशियल पोजीशन है उसी पोजीशन पे यहां आया है। इस पर्टिकुलर टाइम पर इनिशियल और फाइनल, इस पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है, जब इनिशियल एक्स के बराबर फाइनली है, इनिशियल एक्स के बराबर, तो डेल्टा एक्स 0 हो सकता है। तो आंसर आएगा सेकंड, बी आंसर आएगा। बता बता बता, क्या आंसर सही था? जवाब बता, आंसर सही था है भाई? ये क्वेश्चन ले, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। पढ़, ट्राई कर, आंसर दे। जो बोलते हैं सर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बोल रहे हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा भाई, पसीने आ जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन से ही बन जाते हैं, और एग्जाम में फिर ये क्या क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करके देख। A lift is coming from 8th floor and is just about to reach 4th floor। देखो ये 8वां फ्लोर है, 8th फ्लोर, यहां से लिफ्ट चली है, ये 4th फ्लोर है, यहां उसको रुकना है, यहां रुकना है, रेस्ट स्टॉपेज है यहां के लिए, 4th के लिए दबाया हुआ है बटन। 8वें फ्लोर से कोई आदमी है, 4थे फ्लोर पे जा रहा है, 4th के लिए दबाया हुआ है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। बोला है टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज ओरिजिन, इसको 0,0 लिया है, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड, अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, सब क्वांटिटीज के लिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही कौन सा है? देख, वो लिफ्ट एक्चुअल में जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, यहां लिफ्ट यहां कहीं है, यहां पहुंचने वाली है, ठीक है, यहां कहीं है, पहुंचने वाली है। तो चल किधर रही होगी? नीचे की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। लेकिन 4थे फ्लोर पे रुकने वाली है, सोचो नीचे चल रही है, रुकना है, तो एक्सेलरेशन किधर रखना पड़ेगा? पीछे की तरफ, तभी तो रुक पाएगी, एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिफ्ट की पोजीशन, ये पोजीशन है, ये पोजीशन वेक्टर है, यही तो पोजीशन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या क्या बोला है? अब यदि मैं x को पोजीशन ले रहा हूं, इसने बताया कि कुछ x क्या है, अबाउट टेकिंग ग्राउंड एज ओरिजिन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। मैं x पोजीशन ले रहा हूं, x को क्या ले रहा हूं? पोजीशन। यदि मैं x को पोजीशन लूंगा तो पोजीशन आएगी पॉजिटिव, x पोजीशन है बेटा, क्योंकि देखो थोड़ा सा चेंज करते ही मामला आंसर बदल जाएगा। अज्यूमिंग x एज ए पोजीशन, तो x ग्रेटर देन 0 है, ऊपर है लिफ्ट, ऊपर है, ओरिजिन से ऊपर है, तो पॉजिटिव है। यदि मैं बात करूं वेलोसिटी की, नीचे की तरफ है, निगेटिव है। यदि मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है। तो आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 0, v लेस देन 0, a लेस देन, a ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, सी आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि x को डिस्प्लेसमेंट लोगे, ध्यान से सुन लो, डिस्प्लेसमेंट लोगे तो फिर हम यहां से यहां नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नीचे, तो फिर x निगेटिव आएगा। यदि x डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा तो प्रॉपर मेंशन करना चाहिए कि x पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है। मैं इसको पोजीशन लेके आंसर दे रहा हूं, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर सही था तुम्हारा? तुम्हारे हिसाब से क्या है, कमेंट में बताओ कि x को पोजीशन, अब यदि मान लो ये क्वेश्चन आ जाए एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो हम x को पॉजिटिव पोजीशन लें या डिस्प्लेसमेंट? कमेंट में बताओ, देखते हैं क्या लोग, क्या मेजोरिटी लोग क्या सोचते हैं कि x को पोजीशन लेना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए। मैं कमेंट्स देखो हर बच्चे के पढ़ता हूं, उससे देखता हूं कि बच्चा क्या डिमांड कर रहा है, तो कमेंट्स में अपनी बातें जरूर लिखा करो। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल का नहीं है, एनसीईआरटी का है। बोल रखा है एक्सटी प्लॉट दे रखा है अपने को, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बोल रहा है सिंपल हार्मोनिक हम पढ़ेंगे कभी आगे चैप्टर में, लेकिन अभी उसका डायग्राम ये दे रखा है। गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल ऑफ द पार्टिकल। चलो हम 0.3 सेकंड पे बात करते हैं, 0.3 सेकंड, 0.3 कहां होगा?
ये 1, ये 0.5, तो 0.3 यहां होगा, 0.3 यहां होगा। जल्दी से बता x कैसा है, v कैसा है, a कैसा है, जल्दी से नोट कर ले। x कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, v कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, और a कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव। लेट्स सी सही होता है गलत होता है। जल्दी से x पॉजिटिव है या निगेटिव है, v पॉजिटिव है या निगेटिव है, a पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखो एक्चुअल में पार्टिकल की ये इस टाइम पर पोजीशन ये वाली है, ये वाली पोजीशन स्पष्ट दिख रहा है। x0 यहां है, इसके नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो मैं बात कर रहा हूं t इज इक्वल टू 0.3, t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। यदि मैं इस पे बात करूं तो x तो है लेस देन 0, निगेटिव है। चलो वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ xt का। xt का जो स्लोप है वो वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी का स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब इसको देखने का तरीका सैड या फिर हैप्पी, याद है इमोजी? इमोजी याद है? यदि खुश है तो इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, यदि दुखी है तो स्लोप घट रहा है। तो सोचो स्लोप बढ़ना, स्लोप का बढ़ना मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना। स्लोप का घटना मतलब वेलोसिटी का घटना, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होना। तो एक्चुअल में हम सैड और हैप्पी से देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखो यहां पे इस पॉइंट पे स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी लेस देन 0, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। और ग्राफ देखो ऐसा है, ग्राफ ऐसा खुश वाला पोर्शन है, ये खुश वाला, यहां से यहां तक खुश वाला पोर्शन है, हैप्पी वाला। तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज ये खुश वाला पोर्शन है, खुश वाला पोर्शन। ऐसे ही t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड पे और निकाल देता हूं, t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड पे निकाल देता हूं। 1.2 कहां होगा? 1, ये 2, ये 1.5, तो 1.2 यहां होगा। 1.2 के करस्पोंडिंग पार्टिकल की पोजीशन ये है, ठीक है? तो x तो पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0। वेलोसिटी स्लोप पॉजिटिव है, देख स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, ठीक है? और दुखी है, देख ऐसा ऐसा सैड वाला पार्ट है, ये पूरा कर्वेचर सैड वाला है, तो एक्सेलरेशन लेस देन 0 क्योंकि दुखी है, ठीक है? तीसरा टाइम t इक्वल टू -1.2 सेकेंड, मतलब पीछे की तरफ। आंसर कमेंट में लिखो, आंसर कमेंट में लिखो, जल्दी से आंसर कमेंट में लिखो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में नोट करके जाओ। चल अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, ठीक है ना? ये देखो क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। 90 मीटर हाइट से फ्लोर पे बॉल को छोड़ दिया, मतलब ऐसे ये फ्लोर है, यहां 90 मीटर हाइट से एक बॉल को छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया, ठीक है? एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जैसे ही ये इससे टकराती है 10वां हिस्सा खो देती है। मतलब जब ये यहां से आएगी, मान लो आते टाइम इसकी स्पीड यहां v है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो v का 10वां हिस्सा मतलब v/10 खो देगी, तो ये बचेगा v माइनस v/10, 9v/10 इतना बचेगी। तो ये दूसरी बार थोड़ी कम हाइट पर जाएगी, और जब ये फिर लौट के आएगी तो इतनी स्पीड आएगी, फिर वापस से 10वां हिस्सा खो देगी, फिर और कम जाएगी, मतलब टिप 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 ऐसे, इस तरीके से होगा। तो एक्चुअल में इसके ग्राफ दिए जाएंगे, 4 ग्राफ ऑप्शन में दिए जाएंगे, हमें उनमें से सेलेक्ट करना रहेगा। पर मैं सोचा कि यार ऑप्शन बना के नहीं दे रहा, सोचे बच्चा सोचे कि क्या ऑप्शन में हो सकता है, कैसा ग्राफ।
प्लॉट करके देख, टाइम को छोड़, एक रफ ग्राफ प्लॉट करके देख, कैसा डायग्राम कैसा बनेगा, प्लॉट करके देख कैसा डायग्राम बनेगा, सोच के देख। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में इधर स्पीड लेंगे और इधर टाइम लेंगे, ठीक है, इधर टाइम लेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, देखो छोटी छोटी चीजें सीखनी होती हैं। हमने t=0 पे पता है पार्टिकल यहां है रेस्ट पे, मतलब ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है। दूसरी बात, नीचे आने पर स्पीड बढ़ेगी, निगेटिव का तो सवाल ही नहीं है, स्पीड निगेटिव तो होगी ही नहीं, सवाल ही नहीं है। तो नीचे आने पे स्पीड बढ़ेगी और वो भी लीनियरली बढ़ेगी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी छोड़ा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्लोप का होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका स्लोप बताता है, कांस्टेंट है। तो लीनियरली बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ते बढ़ते यहां मैक्सिमम होगी, टकराने के पहले जस्ट मैक्सिमम होगी, और ऊपर तक ले जा, ये ले आया, ठीक है। यहां तक बढ़ते बढ़ते आ गई, फिर क्या होगा, अचानक से टकराएगी, टकरा गई। टकराते ही, यदि वेलोसिटी की बात करूं तो ये पहले नीचे थी, टकराते ही वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी, टक टिक तुरंत से ऊपर। डायरेक्शन पर हमें तो स्पीड से मतलब है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, बात तो सही है, लेकिन कम भी हो जाएगी, लॉस हो गया अचानक से, तो अचानक से कम हो जाएगी, कितना 9v/10, कुछ कम हो जाएगी, यहां आ जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा, पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा, हाँ वीटी ग्राफ पूछा हुआ है, कभी नीट में पूछ सकता है। तो अचानक से कम होगी, और अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्पीड घटेगी, फिर लीनियरली घटेगी, घटते घटते 0 होगी। तो यहां से घटेगी, घटते घटते 0 होगी, घटते घटते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बराबर रहेगा, जितना उसका उतना इसका। फिर यहां से टॉपमोस्ट पे वापस आ गया, देखो मैक्सिमम हाइट पे आ गया, फिर वापस गिरेगा, इतना ही हाइट पे वापस जाएगा, इतना ही हाइट पे वापस जाएगा, बराबर हाइट पे, ठीक है, बराबर हाइट पे जाएगा। बराबर हाइट पे गया ग्राफ, एक्चुअल में वो पार्टिकल नीचे आएगा और टकराएगा। तो स्पीड देखो, नीचे आएगा तो स्पीड बड़ी 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 बड़ी, और यहां आ गई। जितने स्पीड से यहां चला था वापस घूम के उतने ही स्पीड पे आएगा। 9v/10 से चला था तो 9v/10 से ही आएगा। अब इसका 10वां हिस्सा अचानक से वापस कम हो जाएगा, फिर अचानक से 10वां हिस्सा कम हो जाएगा, और फिर वापस से ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, और फिर ऐसे आएगा, और ऐसे फिर अचानक से कम होगा। इस तरीके से ग्राफ चलेगा। यहां पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि सडन चेंज हुआ है, अचानक से चेंज हुआ है, तो यहां डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ऐसा ग्राफ देगा ऑप्शन में, तुम्हें सेलेक्ट करना रहेगा, तो सही ग्राफ कौन सा है उससे सेलेक्ट करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। The variation of quantity A with quantity B plotted in the figure this motion of the particle in straight line, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूं क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फिर बाद में करना। बोला है कि ए क्वांटिटी क्या हो सकती है, बी क्या हो सकती है। देखो अब ऑप्शन थोड़े अजीब से हैं, ऐसे समझो बी टाइम है, बी क्या है, टाइम। लेट्स सपोज दे रखा है, एक्चुअल में वो ऑप्शन के हिसाब से होता है, तो पहला ऑप्शन सही है, क्वांटिटी बी में रिप्रेजेंट टाइम, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी को टाइम लेना है। अब देखना, क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, सही है या गलत है, सोचो। क्या ए क्वांटिटी वेलोसिटी हो सकती है यदि मोशन यूनिफॉर्म है? तो तुम सोच रहे होगे वेलोसिटी को बता रहा है, मोशन यूनिफॉर्म है, सर कुछ भी हो सकता है, ये तो उसमें क्या है, सोच रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है। ए उसमें तो क्या, वेलोसिटी हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये भी देखो, मोशन इज यूनिफॉर्म,
यदि मोशन यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। और तुम इससे यदि वेलोसिटी का ग्राफ बना दोगे तो ये तो चेंज हो रही है, पहले यहां बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब बी नहीं हो सकता। वेलोसिटी यदि होगी तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा होना चाहिए, तब ये होता। ये दिए ऐसा होता तो फिर ये वेलोसिटी का ग्राफ हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में, समझा? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती। फिर बोला क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। अच्छा, मोशन यूनिफॉर्म है, मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्स जो होगा वो होगा स्पीड इनटू टाइम। बोल हाँ या ना? मतलब एक्स जो होगा वो स्पीड कुछ होगी इनटू टाइम। बिल्कुल, टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही है। यदि स्पीड पॉजिटिव हुई तो ऐसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। मतलब हाँ, डिस्प्लेसमेंट को बता सकता है ये, पहले पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट है और बढ़ता 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 कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी। बिल्कुल ये हो सकता है। क्वांटिटी इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी u प्लस एटी होगी। देखो ये क्या स्ट्रेट लाइन हो सकती है? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये वीटी ग्राफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम बी आंसर करके आ जाएंगे। अभी इसने सही पूछा है तो आंसर ए सी डी आ जाएगा। ठीक है? क्या बोलते हो? तोते उड़ गए यार? बैठे हुए हैं अभी भी? हाँ भाई, तोते उड़ गए, बैठे हुए हैं? अगला क्वेश्चन और जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त होगा। चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, कर दो। चैलेंज दे रहा हूं, चलो कर दो। और आंसर कमेंट में लिख दो लेकिन, और फिर उस कमेंट के ऊपर रिप्लाई में देना कि सही हुआ या गलत हुआ। कमेंट में आंसर लिख के कमेंट के रिप्लाई में बोलना सही हुआ या गलत हुआ। सोच आराम से, 3 4 5 जितना टाइम लेना ले ले, टाइम ले, सोच, टाइम लेके सोच अच्छे से। और कोई 30 मार्क का बने ना तो उसको भेज दे ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो मत भेज, तो एक काम कर, वीडियो का लिंक भेज दे और टाइम भेज दे कि ये जो टाइम पे जो क्वेश्चन है ना करके दिखाओ। करो। देख, a ball is bouncing elastically with a speed 1 meter per second between walls of a railway compartment of size 10 meter in a direction perpendicular to walls। देख मैं कहानी समझाना शुरू करता हूं अब। ये एक रेलवे कंपार्टमेंट है, ये इसकी दीवार है, एक बॉल जो है ऐसे मूव कर रही है, ऐसे 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इससे टकराती है, फिर एक से वापस जाती है, टकराती है, एक से वापस आती है, टकराती है, एक से वापस जाती है, टकराती है, एक से वापस आती है। 10 मीटर साइज का कंपार्टमेंट है। कितना मीटर लंबा है? 10 मीटर। ओके। और ट्रेन इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ये खुद भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये 10 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और ये ट्रेन के अंदर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है? लैंग्वेज से हमें समझना पड़ता है। अब बोल रहा है एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। अब हम ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं, ये है ट्रेन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ठीक है? एक बार ये है, एक बार ये उल्टा भी चल रहा होगा, यहां आ रहा होगा, एक बार बॉल उल्टी भी जा रही होगी। ठीक है ना? हाँ। तो बोला डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड।
बहुत से बच्चों ने इसको सही जवाब दिया होगा कि हाँ सही बात है, 10 मीटर 10 सेकंड में चलेगा तो हर सेकंड में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। लेकिन बेटा ये गलत है। ग्राउंड से जब देखेंगे, फ्रॉम ग्राउंड, ध्यान से सुनना, फ्रॉम ग्राउंड दो केस बनेंगे। क्या केस बनेगा? एक केस में ये कंपार्टमेंट में, एक केस में जब हम देखेंगे कंपार्टमेंट तो 10 से ही चलेगा, ये तो 10 से ही चलेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखा है। लेकिन बॉल एक्चुअल में इस कंपार्टमेंट के अंदर बैठा आदमी देख रहा है कि ये 1 से चल रही है, तो ग्राउंड के रिलेटिव में इस कंपार्टमेंट की वेलोसिटी इसको और मिल जाएगी। तो ग्राउंड पे खड़ा आदमी जब देखेगा ना इसको, तो ये जो बॉल है, ये जो बॉल है एक्चुअल में 11 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। बताऊं कैसे? मान लो ये बॉल चल नहीं रखी है, कोने में रखी है, तब भी ग्राउंड से तो तुम्हें ट्रेन के बराबर चलती हुई दिखेगी ना भाई। ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो तो दिखेगी दिखेगी, उसके एडिशनल 1 से चल रही थी, तो एक्चुअल में वो 11 से चल रही थी। ये 0 पे है, तो ये यहां से यहां आने का जो टाइम लेगी ये 10 सेकंड लेगी, 10 सेकंड में यहां आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो ट्रेन के रिलेटिव में एक्चुअल में 1 से चल रही है, तो 10 सेकंड में इधर आएगी। आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद अब क्या होगा? ये बॉल वापस चलना स्टार्ट की होगी इधर, तो एक्चुअल में ये बॉल इसके रिलेटिव में 1 से चल रही है, लेकिन ये खुद 10 से चल रहा है। इसके रिलेटिव में 1 से उधर चल रही है, तो मैं यदि ग्राउंड के रिलेटिव में बात करूं तो ये बॉल इस साइड चल रही होगी, इस साइड, इस साइड 9 मीटर पर सेकंड से, इसके अंदर 1 से उधर, इसके अंदर। तो ग्राउंड पे जब आएंगे तो इसकी वेलोसिटी ऐड कर देंगे, 10 इधर देंगे 1 उधर, तो 9 इधर चल रही है, एक्चुअल में 9 से चल रही है। इसीलिए इसके अंदर बैठे आदमी को क्या लगेगा कि ये गैप जो है 1 से बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दीवार 10 से चल रही है और ये 9 से चल रही है, तो एक गैप बढ़ता जाएगा और ये बॉल दूर जाती जाएगी। तो ग्राउंड के रिलेटिव में ये अभी भी 9 से उधर ही चल रही है। हे भगवान, हालत खराब। ग्राउंड के रिलेटिव में देखो 1 से ये चल रही है, ट्रेन के रिलेटिव में 10 इसकी है, तो 10 और 1 11 होगी। लेकिन दूसरे केस में ये 1 से इधर चल रही है, लेकिन 10 इधर भी है, 10 इधर 1 इधर, तो इफेक्टिव 9 उधर चल रही है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी चेंज ही नहीं हो रहा, इधर ही है, डायरेक्शन सेम ही है ग्राउंड के रिलेटिव में। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड, पहला स्टेटमेंट गलत है, गलत, नेवर चेंजेस। ठीक है। दूसरा बोला स्पीड ऑफ बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड। ग्राउंड के फ्रेम में क्या बॉल की स्पीड हर 10 सेकंड में चेंज हो रही है? सही बात। बॉल की स्पीड हर 10 सेकंड में, कभी 11, फिर अगले 10 सेकंड बाद 9, फिर 11, फिर 9, फिर 11, फिर 9, हर 10 सेकंड में चेंज होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कारण क्योंकि टकरा रही है दीवार पे जाके, दीवार पे जाके टकराएगी तो चेंज हो जाएगी। तो ये सही है। अगला, एवरेज स्पीड ऑफ बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल इज फिक्स। एवरेज स्पीड ऑफ बॉल एवरी 20 सेकेंड। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है? अब देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 सेकेंड में, 20 में क्या होगा? जब वो यहां से चलेगी तो 20 सेकंड में जाके वापस आ जाएगी। ट्रेन में बैठा हुआ आदमी, देखना यहां बैठ के मैं ट्रेन में कंपार्टमेंट में देख रहा हूं, ये गई, टकराई और वापस मेरे पास आ गई। मेरे रिलेटिव में डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मेरे रिलेटिव में, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है एवरेज स्पीड ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल। अब एक्चुअल में देखा जाए ना, ग्राउंड के रिलेटिव में लगातार ये इधर चल रही थी, 11 से 9 से, 11 से और 9 से चल इधर रही थी। तो देख 10 सेकंड में इसका कुछ डिस्टेंस आएगा, 11 गुना 10 110। फिर 10 सेकंड में इसका कुछ डिस्टेंस आएगा, 9 गुना 10 90, 110 और 90 200। मतलब ये हर 20 सेकंड में 200 मीटर चली होगी, हर 20 सेकंड में बोल 900 मीटर चली होगी इधर की तरफ। तो डिस्टेंस 900 मीटर, डिस्टेंस 900 मीटर और टाइम 20 सेकंड, 200 900 बोल रहा हूं, 200 पहले 110 हो रहा, तो 10 मीटर पर सेकंड से लगातार इधर चल रही होगी।
एवरेज स्पीड कांस्टेंट है, एवरेज स्पीड ऑफ बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल फिक्स है। सही बात है, सही बात है, फिक्स है, क्योंकि पहले 10 सेकंड में 110 मीटर चलेगी, बाद के 10 सेकंड में 90 मीटर चलेगी, तो टोटल 200 मीटर चलेगी 20 सेकंड में। और हर 20 में यही होगा, फिर ये रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज द सेम एज फ्रॉम द ट्रेन। बॉल का एक्सेलरेशन वो ही है जो ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट। ऐसे फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम मतलब ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इनर्शियल फ्रेम है। तो जब तुम ट्रेन में बैठो या नहीं बैठो, तुम्हें सूडो उडो कुछ नहीं लगाना, मतलब जो एक्सेलरेशन ट्रेन के रेस्पेक्ट में है वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। क्यों? क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेटेड नहीं है। चेंज कब होता है? जब वो एक्सेलरेटेड हो। ट्रेन एक्सेलरेटेड होती है तो उसका एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट को अपोजिट पे दे देते हैं, चेंज हो जाता है। लेकिन जब ये टकरा रही है, टक्कर के दौरान या कैसे भी, इसका एक्सेलरेशन, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम इनर्शियल फ्रेम है, तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन सेम दिखेगा। जो ट्रेन से दिखेगा वही ग्राउंड से दिखेगा। तो सही आंसर बी, सी और डी होंगे। समझा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में एक पार्ट बन के कहीं भी एग्जाम में दिखाई दे सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए है, जल्दी से बता दो आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉल एज फंक्शन ऑफ टाइम। रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉल एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या है? ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर। आसान क्वेश्चन है ताकि खुश हो जाओगे। 45 मीटर की हाइट से 45 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, और दूसरी बॉल को ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉल। चलो बता, एट टी इक्वल टू 0, जस्ट 0 पर रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? इसका 40, उसका 0, 40 ही आ जाएगी। अप्रोच हो रही है 40 मीटर पर सेकंड से। अब ध्यान से देख, स्मार्ट वे तो क्या कहता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। याद रखो, जब दो बॉल हवा में हो, इसको भी फेंक दिया, उसको भी छोड़ दिया, हवा में है, तो दोनों का ही एक्सेलरेशन जी है, ग्रेविटी, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दोनों का ही एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है, तो रिलेटिव 0 होता है। और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जब तक ये दोनों बॉल हवा में रहेंगी, इनकी रिलेटिव स्पीड 40 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, हमेशा 40 ही रिलेटिव स्पीड रहेगी इनकी। ठीक है? क्लियर? बस आ गया आंसर 40। निकालना है, निकाल के देख लो। एक सेकंड बाद ये हो जाएगा इधर 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद ये एक 10 से कम हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इनकी रिलेटिव निकालोगे, 30 से 10 से रिलेटिव 40। 2 सेकंड बाद निकालो, कभी भी निकालो, जब तक ये हवा में रहेंगी तब तक इनकी रिलेटिव स्पीड 40 मीटर पर सेकंड रहेगी। और ये याद रखने वाली चीज है, जब दो बॉल हवा में फेंक दी जाए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट। ठीक है? तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है? ओके, इसी के साथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म। तो एनसीईआरटी में, एग्जाम्पलर में, इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मोशन इन प्लेन में भी देखो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के लाऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और जो प्रॉब्लम थे वो बहुत टफ हैं, वो आप चाहो तो कर सकते हो यदि इंडिपेंडेंटली, बाकी मैं तो सलाह नहीं दूंगा। जो काम की चीजें हैं मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है बेटा? मजा आया? ओके, मिलते हैं फिर मोशन इन प्लेन में। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।